नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मिलन। नजर करते हैं आज की स्पीड न्यूज पर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। उन्होंने 6 फरवरी 1952 में ब्रिटेन का शासन संभाला था। तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। तब से अब तक 17 साल तक उन्होंने शासन किया। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 29 सितंबर को किया जाएगा। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उनका पार्थिव शरीर लंदन या ले जाया जाएगा। यहाँ वेस्टमिंस्टर एसे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में लंदन में बर्मिंघम पैलेस में पहुंचेगा। वहां से इसे वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। इस दौरान मिलिट्री परेड होगी। शाही परिवार के सदस्य भी इस सफर में शामिल रहेंगे। महारानी के निधन के दिन यानी डी डे की पूरी प्लानिंग पहले से ही हो गई थी। साल 2021 में कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिसमें अंतिम संस्कार की तैयारियों का भी सीक्रेट प्लान था। प्लानिंग के मुताबिक रॉयल परिवार की वेबसाइट का पेज ब्लॉक कर दिया गया है। महारानी के निधन के बाद 10 मिनट के भीतर व्हाट्सएप वॉल को झंडे के आगे झुकाने का जिक्र हुआ और ऑपरेशन में किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम में जौनपुर को 258 करोड़ रुपए की 116 परियोजनाओं का सौगंध दी। उन्होंने बटन दबाया कि इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर प्रदेश को खोखला कर दिया था। भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जींस का हिस्सा था। पिछली सरकार खुद के फायदे के लिए गुंडागर्दी पर उतर आती थी। अपने खानदान के लिए भ्रष्टाचार पैदा करते थे। चेतावनी भरे लहजे के साथ भ्रष्टाचारी कोई भी होगा उसकी संपत्ति कुर्क करके उसे गरीबों के उपयोग के लिए सौंप दिया जाएगा। साथ ही में सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों में सबसे विकास की योजनाएं जो भी चलाई गई सिर्फ अपने लोगों को लाभ दिया गया। उसका लाभ आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। सीएम ने कहा कि जौनपुर दौरे पर आते ही मैंने मेडिकल कॉलेज व एसटीपी निर्माण का निरीक्षण किया। देखा कि जौनपुर आज विकास की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार की सुबह एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के सामने मेडिकल कॉलेज के लिए निरीक्षण करने के लिए पहुंचने के दौरान काला कपड़ा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आनंद फानंद दौड़ाकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता को पुलिस कर्मियों ने पिटाई करने के बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। कॉलेज का निरीक्षण कर वापस अपने काफिले के साथ निकल ही रहे थे कि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच एक सपा कार्यकर्ता तेजी से बाहर की ओर निकला और हाथ में काला झंडा लहराने लगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के ठीक पास पहुंचकर मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने ही उनको काला कपड़ा निकालकर दिखाया। उसकी जांच पड़ताल करने और पूछताछ करने के बाद विविध कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने अनुसार सीएम की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षय नहीं है। भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को लेकर सीबीआई से संपर्क करने का फैसला किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस वीडियो में कथित शराब घोटाले के संबंध में नकद लेन देन की चर्चा की जा रही है। कमीशन में हिस्से के बारे में भी बातचीत हो गई है। त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि एक राजनेता का दागी चरित्र को पूरी तरह से ईमानदार होने का दावा करता है वह लोगों के सामने स्पष्ट हो गया है। इसलिए दिल्ली भाजपा के सभी विधायकों ने सीबीआई को पत्र लिखकर इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को संज्ञान लेने और मामले में उचित कानूनी एवं जांच संबंधित कार्यवाही की जाने की मांग की है। हाल ही में कथित शराब घोटाले के आरोपी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में उन्होंने इस मामले में को लेकर कई जानकारियां दी। अखिलेश यादव मंगलवार को एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी है। उन्होंने सपना को देखा था मुख्यमंत्री बनने का। उन्होंने कहा कि आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण ले, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक है तो हमारे साथ आ जाए। अखिलेश यादव का यह बयान आते ही सियासी गलियारों में हंगामा मच गया था। एक के बाद एक भाजपा नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। खुद के केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। पलटवार में केशव नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा अखिलेश सामंतवादी मानसिकता के बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। उनके दावे को कोई दम नहीं है। भाजपा अपने आप में इतनी मजबूत पार्टी है जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हमारे गठबंधन के जो साथी है वो हमारे साथ है। उनके साथ मिलकर हम सरकार चला सकते हैं।
भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब रवाना हो गए। विदेश मंत्री 10 सितंबर से 12 सितंबर तक सऊदी अरब में 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान वह सऊदी अरब के अपने समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊदी के साथ सामाजिक भागीदारी परिषद के तहत राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति की पहली मंत्रणीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि विदेश मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर की यह सऊदी अरब की पहली आधिकारिक मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय संबंधों की व्यापार समीक्षा करेंगे और पीएनएससी समिति के 4 संयुक्त कार्य समूह राजनीतिक और काउंसिल के तहत प्रगति पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में इन समूहों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हुई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर सऊदी के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव से भी मुलाकात करेंगे। बुलंदशहर के औरंगाबाद में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजपथ का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, यह नाम कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में बोले कि वह अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ मेरी शुभकामना है। सत्यपाल मलिक बृहस्पतिवार को बुलंदशहर के गांव मुठी बकापुर में करस्प फ्री इंडिया संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की। कहा कि श्रीनगर के 2 मामलों को लेकर प्रधानमंत्री के पास गया था, मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की ऑफर दी गई। मलिक ने कहा कि देश में किसानों और जवानों पर भारी संकट है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कमेटी का चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसने कृषि कानून बनाया ही नहीं था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों और जवानों को बर्बाद करके कोई सरकार नहीं चल रही है, अब फौज को बर्बाद करने के लिए अग्निवीर योजना ले आए हैं। मुंबई हमले का गुनहगार आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट के 2 पूर्व ट्रस्टी बयानों का सामने आया है। दोनों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड की धमकी के बाद कब्र के चारों तरफ मार्बल लगा दिए गए थे। परवेज सरकार और जजील नवराने के मुताबिक साल 2021 में याकूब मेमन की कब्र पर कोई भी मार्बल नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड और ट्रस्टी की विभिन्न भगत के बाद इसके ऊपर सजावट की गई। दोनों पूर्व ट्रस्टी के अनुसार मेमन परिवार की कोशिश थी कि याकूब मेमन की कब्र को बड़ा किया जाए। इतना ही नहीं, इसके आसपास की 3 जनरल कब्रों को भी खरीदने की कोशिश की गई थी। कब्रिस्तान ट्रस्ट के 2 पूर्व ट्रस्टी ने यह भी बताया कि उन्होंने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठे याकूब के भाई टाइगर मेमन के नाम से भी धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि जैसे ये खबर सामने आई थी, कब्र को सजाया गया है, उसके मजार की शक्ल दी गई है और चारों ओर लाइटिंग भी की गई थी। पैगंबर के खिलाफ विवाद पर बयान देने को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज किया है। याचिका में शीर्ष कोर्ट से मांग की गई थी कि वह अधिकारियों को मुस्लिम की भावनाओं को आहत करने के आरोप में नुपुर के खिलाफ कार्रवाई करने को गिरफ्तारी का आदेश दे। नुपुर का समर्थन करने पर उदयपुर व औरंगाबाद में हत्या के मामले में भी सामने आए थे। देश के कुछ हिस्सों में उपद्रव भी हुए थे। नुपुर को जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी। उसकी जान को खतरा देखते हुए शीर्ष कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उसके खिलाफ दायर विभिन्न मामलों की सुनवाई भी नुपुर की मांग पर दिल्ली में ही हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने असम में 3 मदरसा ढहाए जाने पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ की थी। बीरेन सिंह ने कहा कि भाजपा वैध मदरसा के खिलाफ नहीं है। बीरेन सिंह ने समाचार एजेंसी एनआईएन से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मदरसे के संबंध में असम में जो कर रहे हैं वह सही है। जिन्हें अदालतों का रुख करना है वे कर सकते हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस शर्मा की कार्रवाई का विरोध कर रही है। इस पर बीरेन सिंह ने कहा कि शर्मा राज्य की राजनीतिक जनसंख्या की समझते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शर्मा एक अनुभवी राजनेता है जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। वहां की राजनीति जनसांख्यिक को समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमने मणिपुर में मदरसों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक गतिविधियों में शामिल होने पर ही ये मदरसे को ढहाया गया। चावल की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से जारी एक अन्य आदेश के तहत गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% शुल्क वसूला जाएगा अभी से। हालांकि उबले और बासमती चावल के निर्यात को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
गैरतबल है कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। वैश्विक चावल उत्पादन में भारत की 20% हिस्सेदारी है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन में धान फसल का रकबा काफी घट गया है। ऐसे में घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्यों में बारिश कम होने से मौजूदा खरीफ सीजन में अब तक धान का बुझाई क्षेत्र 5.62% घटकर 383.99 लाख हेक्टेयर रह गया था। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक्स के बेस कैंप से देश को जोड़ने और कांग्रेस के राजनीतिक पुनरुत्थान के दो प्रमुखों लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपनी पद यात्रा का आगाज कर दिया। अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी और लंबी पद यात्रा पर निकले राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 3570 किमी दूरी 6 महीने में तय करने वाले हैं। पदयात्रा के जरिए जनता से टूटे तार जुड़ने की कांग्रेस की अब तक की यह सबसे बड़ी मुहिम मानी जा रही है। इस बीच आज राहुल गांधी ने खुद बताया कि उन्होंने पार्टी के अगले अध्यक्ष बनने को लेकर अपना फैसला कर लिया है और वह जल्द ही इसका ऐलान करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल से इसके संबंध में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं बहुत स्पष्ट हूं और जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा तो मैं जवाब दूंगा। असम के गोलपारा जिले के दरगो अलावाचार के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस के निर्देश पर मदरसे को तोड़ा था। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को निराधार बताया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पुलिस में संबंध रखने वाले एक साथी ग्रामीण को संदेश भेजा गया था और उसने ही लोगों को मदरसा तोड़ने के लिए भड़काया था। हालांकि पुलिस ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि वे केवल 2 लोग के आतंकी संबंधों के मामले की जांच कर रहे थे जो अब फरार है। पुलिस के अनुसार दरोगर अलगा मदरसा और इसके परिवार में एक रीड हाउस को मंगलवार को ग्रामीणों ने खुद ही ध्वस्त कर दिया था क्योंकि इसके 2 शिक्षकों ने संदिग्ध जिहादी संबंध सामने आए थे। अली भाजपा का स्वघोषित कार्यकर्ता है। उसने मोटरसाइकिल पर कलम का स्टिकर लगाया हुआ था। ऐसे कई स्टिकर उन्हें उनके आवास की दीवारों पर भी दिखाई दिए गए हैं। पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले 2 साल से ज्यादा समय से चीन के साथ भारत के तनाव को कम करने की दिशा में एक और प्रगति हुई है। भारत के बाद अब चीनी सेना ने पुष्टि की थी उस बात की। चीनी सेना ने कहा कि गोगरा होस्टिंग्स PP-15 से दोनों देशों की सेनाओं को वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सुनियोजित समन्वित ढंग से होगा। जुलाई में हुई चीन भारत के कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता में बनी आम सहमति के अनुसार 8 सितंबर से जियानडाबने क्षेत्र में चीनी और भारतीय सैनिकों ने सम्मति दर्शाई। चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को बीजिंग में जारी प्रेस विज्ञापन में यह बात कही गई थी। इसमें सीमावर्ती इलाकों में शांति के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। बीजिंग में तैनात भारतीय अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि चीन की सैन्य प्रेस विज्ञापन द्वारा संदिग्ध जियानडाबर क्षेत्र गोगरा होस्टिंग क्षेत्र से पेट्रोलिंग प्राइवेट 15 से समान करेगी। जोधपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक का शुक्रवार को कार्यालय स्थित होटल लेके व्यू में शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भंडाऊ, ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण मौजूद रहे। आज शुरू हुए पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बैठक को संबोधित करेंगे। ओबीसी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश भर से कुल 125 पदाधिकारी, राष्ट्रीय समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य व सभी ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। दूसरे सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व तीसरे सत्र में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद नायब सिंह सैनी व चौथे सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यहीं 4 सत्र पूरे होने के बाद 5वें सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अली का उद्घाटन होगा। छठे सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान प्रभारी सांसद अरुण सिंह का उद्घाटन होगा। छत्तीसगढ़ का शुक्रवार दोपहर तक राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र बदल चुका है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने प्रदेश के 32वें जिले मनेन्द्रगढ़, चिरामिली, भरतपुर का उद्घाटन किया। मंच से अपनी बात खत्म करते बाद सीएम दोबारा डायस पर पहुंचे। सीएम ने कहा कि अब आया हूं तो कुछ देकर जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने मंच से मनेन्द्रगढ़, चिरीमिरी और भरतपुर के विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कलेक्टर भवन में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधते हुए कहा कि इस जिले के बनने की और उद्घाटन की तारीख तय करने की कहानी बताई गई।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं माफी मांगने की वो भारत जोड़ो आंदोलन में 13 किलोमीटर पैदल चल रहा है, इसीलिए रोड शो के दौरान वो स्वागत मंच बने थे उस तक गाड़ी से उतरकर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि वो यहाँ इतना आत्मीय स्वभाव देखकर अभिभूत है, लोगों को प्रभावित कार्य के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए नहीं बनने देते कि कई सिस्टम बदल न जाए। पंजाब में सरकार बने हुए 5.5 महीनों है, विधायक की लाखों में पेंशन है, पेंशन में 5.5 लाख तक मिल गया। इस हम तो एक पेंशन लगेगी, राजनीतिक गंदगी झाड़ साफ करेगी। पंजाब में झाड़ चला तो बड़े बड़े धुरंधर हार गए, यहाँ आम आदमी की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि जिस क्रांति की बात हम कर रहे हैं उसमें कोई असलाम बारूद नहीं लगता, बस जांच की जरूरत है। इंजन बदलो, केजरीवाल का नए मॉडल वाला इंजन लगाओ, दिल्ली पंजाब में लगाया, अब हिमाचल में लगाओ। इसी मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5-5 साल के डॉक्टर से इलाज नहीं चलेगा, इस बार देसी डॉक्टर से झाड़ा करवा लो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी सीबीआई वाले पागल है। उन्होंने कहा कि वे पागल है तो उन्हें बताया कि मेरी इन्वेस्टिगेशन है। मंडी में स्कूल की बिल्डिंग गिरा रहा है, इसी बंदी गदारी नहीं हो सकती। डूबा मारो भारतीय जनता पार्टी वालों, भाजपा के रिश्तेदारों की पार्किंग के लिए स्कूल गिरा गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर स्थित कार्यालय यानी एकात्म परिसर में साइंस कॉलेज मैदान के लिए निकल गए थे। वहां नड्डा बूथ अध्यक्ष मंडल, जिला व प्रदेश पदाधिकारियों की सभा में संबोधित किया। इससे पहले एयरपोर्ट से बाइक रैली के साथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा तेलीबांधा पहुंचे और वहां दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। एयरपोर्ट से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े। उन्होंने हाथ में भाजपा का झंडा ले रखा था और नारेबाजी करते हुए नड्डा का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने नारा लगाया, देखा कौन आया, शेर आया, शेर आया। वहीं एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ की भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश राजकीय गमछा पहनाकर नड्डा का हार्दिक स्वागत किया गया। डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी नड्डा का स्वागत किया। वहां पर भाजपा का कार्यालय ऐसे सजाया गया है जाने मानो दिवाली हो। गेंदे के फूल, लड़िया और केले के पत्ते लगाए गए। कार्यालय में स्वागत में लिए नगाड़ा बजाए हुए पार्टी के इस सियासी केंद्र में रेड कारपेट बिछाया गया था। ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत के एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शोक रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताया था। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें हमारे समय की दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही में कहा कि महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता प्राप्त की है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने निधन से 2 दिन पहले आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। उन्होंने ब्रिटेन प्रधानमंत्री लीज ट्रस से मुलाकात की थी। महारानी ने ट्रस से नई सरकार बनाने को कहा था। 17 साल तक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने शासन करने के बाद गुरुवार को स्कॉटलैंड में अंतिम सांस ली। महारानी के निधन के बाद शाही परिवार में उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका को वापस लेने का सुझाव दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अनुरागी वाली पीठ ने याचिका से कहा कि ऐसी याचिका करना बहुत ही सरल है। 26 मई को एक टेलीविजन चैनल पर नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की थी। इसके बाद देश में भड़के विवाद और हिंसा शुरू हो गई थी। बीजेपी ने अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बड़े वोट बैंक को साधने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। शुक्रवार रात को जोधपुर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेताओं को मिलेंगे और साथ में 80 लोगों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसकी खास बात यह है कि इसके लिए 20 ग्रुप बनाए गए हैं। प्रत्येक ग्रुप में 3 से 4 सदस्य हैं। इन सभी लोगों से अमित शाह सीधे 1-to-1 बात करेंगे। अलग अलग समूह से शाह मारवाड़ समेत प्रदेश में पार्टी और संगठन को लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ पूरी तरह से ओपन सेशन होगा। ग्रुप के मेंबर खुलकर अपने मन की बात शाह से रख सकते हैं। इससे पहले बीजेपी पदाधिकारियों की ओर से एक कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया था। गुरुवार तक यहाँ तक तय किया गया था कि शुक्रवार शाम जैसलमेर आएंगे और रात को वहीं पे रुकेंगे। आज स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उपदेश के साथ खबरों को हमारे राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।